everyone, welcome back to my channel सोमा बाय नितिका। एंड आज के हमारे सोमा स्पीक्स के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट है, ऑलरेडी मैं एक पॉडकास्ट उनके साथ ऑफ कैमरा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ बाया कन्वर्सेशन, एंड इट वाज जस्ट कहते हैं ना कि इररेजिस्टिबल कन्वर्सेशन थी, वेयर आई कुड नॉट जस्ट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम आस्किंग हिम क्वेश्चंस एंड हिज स्टोरीज, his case studies and the way he speaks is actually जहाँ पर आपको उनसे और बात करने का मन करेगा, उनसे चीज़ें समझने का मन करेगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने उनको भी बोली, he doesn't talk what exactly is called as कि आपकी बुकिश लैंग्वेज में वो बात नहीं करते, वो एक ऐसी लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, सच अ फ्रेंडली मैनर वेयर यू रियली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ यू विल रियली फील कि अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस कर सकें। हमारे आने वाले टाइम में हम बहुत कॉमनली नेचुरल हीलिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं कैसे एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक एक फाइट कॉन्स्टेंटली चलती है, बट व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द ट्रूथ, और क्या है ये आयुर्वेदा। सो व्हेन यू फाइंड समवन जो हमारे ही एज ग्रुप के हो और आयुर्वेद के बारे में बात करें जो कि बहुत एंशिएंट साइंस है, तो इन चीज़ों को समझने में और मज़ा आता है। और जब आपके सामने ऐसे गेस्ट बैठे हो जिनको बातें करने का भी शौक हो और वो अपनी फील्ड में भी टॉप हो, तो आई थिंक देयर इज नो बेटर सिनारियो देन दैट। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर शुभम अजमानी। ही इज़ एन आयुर्वेद कंसल्टेंट एंड अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो सिर्फ आयुर्वेद नहीं, बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस एपिसोड एंड लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। वेलकम डॉक्टर शुभम। थैंक यू नितिका जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। सर हमारी ऑलरेडी बहुत कन्वर्सेशन बाहर हुई जहाँ पर मैंने जाना कि यू रियली टॉक अबाउट थिंग्स एक बहुत डेप्थ पे, और बहुत आप फैक्चुअल लेवल पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं रियलिटी पे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज के आने वाले टाइम में जहाँ लोग मॉडर्न मेडिसिन की तरफ इतने हैं बट आयुर्वेद पे कहीं ना कहीं स्विच होते जा रहे हैं, सो पहला तो ऐसा क्यों, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आयुर्वेदा? स्पेसिफिकली आयुर्वेदा की बात करें तो इसको बहुत सिंपली आप लीजिए कि प्लांट बेस्ड दवाइयाँ हैं। जब सारी दुनिया ये जानती है कि आज की डेट में हमें वीगनिज़म की तरफ जाना चाहिए, वेजिटेरियन सोर्स ढूंढती है, आजकल तो जिम वाले लोग प्लांट प्रोटीन लेने लगे हैं वे छोड़ करके, क्योंकि हमें पता है प्लांट से आई हुई चीज़, प्रकृति से आई हुई चीज़ फार बेटर है, एब्जॉर्प्शन बेटर है और हमारी बॉडी के लिए न्यू नहीं है, उसका नेटिव है प्रकृति। तो वैसे ही आयुर्वेद की सारी दवाइयाँ जो आती हैं वो प्लांट ओरिजिन से आती हैं, प्लांट किंगडम से आती हैं। सारी दवाइयाँ पेड़ पौधों की औषधियों से बनती हैं। तो क्यों नहीं हम अपने दवाइयों के दौर पे भी प्लांट सोर्सेस चूज़ करें जो कि मच लेस हार्मफुल हैं और बेटर हैं, एब्जॉर्प्शन अच्छी है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा हैं। एंड इवन दो जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो मैन मेड हैं, तो क्यों हम आर्टिफिशियल केमिकल्स की तरफ जाएं अगर हम अपना उपचार या अपनी चिकित्सा या अपना इलाज प्लांट बेस्ड सोर्सेज से कर सकते हैं। दैट्स सिंपल। सिर्फ बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि आयुर्वेद हमारा एक लाइफस्टाइल चेंज करता है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ में भरोसा करने से पहले ना दे स्टॉप व्हेन दे से कि क्रॉनिक बीमारियां भी क्या आयुर्वेद ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें पूछी, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। पहली चीज़, लाइफस्टाइल चेंज करता है आयुर्वेदा, ये फैक्ट भी है और ये मिथ भी है। और बात करें मॉडर्न साइंस की तो ये उसके साथ भी लागू होता है। क्या आप मॉडर्न साइंस में किसी डाइटिशियन के पास नहीं जाते? जाते हैं। क्यों जाते हैं? डाइट को चेंज करने। उसी को आयुर्वेद कहता है आहार विहार, मतलब लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करो। ठीक है, क्या आपको मॉडर्न डॉक्टर ये सलाह नहीं देता कि आप टाइम से सोइए, स्क्रीन को लिमिट कीजिए, स्क्रीन टाइमिंग्स को अपने, ज़्यादा कंप्यूटर ना देखिए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए? ये हम सबको पता है। वैसे ही कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपको बोलता है। हाँ, स्पेसिफिकली जिस एरा में हम रह रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसा है, कुछ मोनोपलीज हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की या कुछ लोगों की जो कि जानते हैं कि इंसान को ये सजेशन देना कि आप टाइम पे सो, टाइम पे खाना पीना खाओ, बाहर का खाना ना खाओ, उनको उससे बेटर लगता है कि आप, हाँ आपको समोसे खाने, बीपी ज़्यादा, आप समोसे खा लो, ये गोली खा लो, बीपी कम हो जाएगा। बट वो एक बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आपको चोट लगी है तो पहले आप उस चोट का उपचार करेंगे, फिर जाएंगे आप बाहर दोबारा से वॉक करने या खेलने या वर्कआउट करने। तो वही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको समझाता है कि अगर आपकी बीमारी अंदर से शुरू हुई है, डाइट की वजह से शुरू हुई है, तो पहले डाइट से ठीक कर लो, फिर औषधि की तरफ जाना। तो यही एक बेसिक सी चीज़ है। और मिथ क्यों है कि हर बार आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ये नहीं कहता कि आप अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट को चेंज करें, क्योंकि फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज़ क्वाइट टफ। हम भी प्रॉपर आपको आएंगे, आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसका
उपचार करेंगे। आज की डेट में जैसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं बिल्कुल सेम टू सेम आती हैं जैसी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, वैसी ही पैकेजिंग में आती हैं, ब्लिस्टर पैक में, वैसे ही केमिस्ट पे अवेलेबल हैं। तो इट्स रियली सिंपल। ऑलराइट, अगेन कमिंग अ लिटिल बैक, तो आयुर्वेद हमेशा गट हेल्थ पे इतना फोकस क्यों करता है? आयुर्वेद ही नहीं, मेरे हिसाब से सारी दुनिया अब जानने चाह रही है और जान चुकी है कि गट हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब बड़े से बड़ा डॉक्टर गट हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि कुछ सालों से हम इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, इतना एंटीबायोटिक अब्यूज़ कर रहे हैं कि हमारे गट बायोम्स ही जो कुछ सालों पहले हुआ करते थे अब वो पेट में मिलते ही नहीं हैं आम आदमी के। उसी की वजह से गैस, ब्लोटिंग, अल्सर्स, ये सब चीज़ें होने लगी हैं। आपको पता है एक गट बैक्टीरिया है जिसका नाम है एच फाइलोरी। हम में से बहुत सारे लोग एच फाइलोरी पॉजिटिव हैं आज और हमें मालूम भी नहीं है वो। और वो आपके स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और ये सारे तमाम तरीके की बीमारियां, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस फ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स। कई लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मैं रात को खाना खाता हूँ, मेरे को उल्टी सी आती है, मेरे को खट्टे डकार आते हैं, उबकाई आती है, ऊपर तक आता है, और वो सोचते हैं कि लेट खाना खाने से। नहीं, ये वीक डाइजेशन से है। एक आम इंसान अगर लेट भी खाना खाए, मैं तो मानता हूँ, मैं खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बट कॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क कई बार मैं खुद 1 बजे रात में खाना खा रहा हूँ, 1:30 बजे डिनर कर रहा हूँ और मैं विद इन 5 मिनट्स लेट जाता हूँ। हम मॉडर्न लाइफ में सारी चीज़ें नहीं कर सकते एज ऑप्टिमल एज इट शुड बी, बट फिर भी मेरे को कभी ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गट बैक्टीरिया का, गट बायोम्स का प्रॉपरली ध्यान रखा। ये एच फाइलोरी पॉजिटिव होने पे आपको बहुत तेज़ गैस होना, पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स पड़ना, जिसे हिंदी में मरोड़े भी कहते हैं, अक्सर कभी डायरिया हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सब उसके पॉइंट्स हैं। और इसको फाइट करने में आपको क्या हेल्प करते हैं? आपके गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया है नहीं तो बैड बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। वन मोर थिंग इसी से रिलेटेड, I don't know if that this question makes sense or not, but do you think कि ये बहुत जेंडर स्पेसिफिक है कि क्या ये प्रॉब्लम ज़्यादा फीमेल्स को ही होती है या मेल्स को होती है? ऐसा भी कुछ होता है इसमें? ऐसा कह सकते हैं, बट आज की डेट में हम देख रहे हैं कि चाहे वो मेल्स हों चाहे फीमेल्स हो, वी आर एक्सपोज टू आउटसाइड फूड, वी आर एक्सपोज टू अनहेल्दी फूड्स। पहले के ज़माने में हम इतना, हमारे पास एक्सेसिबल नहीं था। आज के ज़माने में एक यंग मॉम्स को भी मैं देखता हूँ, जो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, कि छोटा बच्चा है, उसके अभी पैलेट्स भी डेवलप नहीं हुए, आप उसको स्विगी से मंगा के खाना दे रहे हैं जस्ट बिकॉज वो चुप हो जाए, रोए ना, जिद कर रहा है, या आप उसको बाहर से दे रहे हैं। अगर मेरे पास पेशेंट आके बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास कुकिंग का टाइम नहीं है, ठीक है, आप कुछ अरेंज कीजिए, आपको हायर कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो आपका पार्ट है, बट आप कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप आउटसाइड फूड बच्चों को दे रहे हैं या एल्डरली को दे रहे हैं, या आप खुद एक्सेसिवली दे रहे हैं कि आप महीने में 10 दिन 12 दिन बाहर का ही खा रहे हैं बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं होने के लिए आपके पास ऑल भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेट्स नॉट गो इनटू इट। बट हाँ, अब ये जेंडर स्पेसिफिक कैसे हो जाती है प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। जेंडर स्पेसिफिक ऐसे हो जाती है अगर आपकी गट बायोम सही नहीं है, आपका गट बैक्टीरिया सही नहीं है, तो लेडीज़ के अंदर रिकरेंट यूटीआई देखा जा सकता है। कहीं लेडीज़ होंगी नहीं, हज़ारों फीमेल्स आती हैं हमारे पास जो कहती हैं हमें यूटीआई है, और हमें यूटीआई हर दूसरे तीसरे दिन हो जाता है। हम एंटीबायोटिक खाते थे, ठीक हो जाता था, अब उससे भी ठीक नहीं होता, वो रेजिस्टेंट हो गया। आपने कभी ये सोचा रूट कॉज क्या है यूटीआई का? एक डॉक्टर के पास आप गए एलोपैथिक, उसने कहा आपको यूटीआई हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, बट इन्फेक्शन हुआ क्यों और उसका रूट कॉज क्या है? ये आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएगा, यूजुअली एक गट स्पेसिफिक पर्सन बताएगा जिसने इसके ऊपर स्टडी करी है। यूटीआई का सबसे मेन कारण है आपके वेजाइनल स्पॉट्स पे जो बैक्टीरिया पहले पाए जाते थे अब उनका कम होना। गुड बैक्टीरिया की एक लेयर होती है वेजाइनल स्पेस में जहाँ पे वो पीएच बैलेंस मेंटेन करती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन ना हो, और वो गुड बैक्टीरिया जब वहाँ पर है नहीं तो आपको बहुत प्रॉन है कि आपको यूटीआई हो जाए। होता तो एक्सपोजर से ही है, बट अगर गुड बैक्टीरिया नहीं है, इसको ऐसे समझिए कि आपके घर पे गार्ड है जो कि बाहर गार्डिंग कर रहा है और बाहर के लोगों को आने से रोक रहा है, बट स्पेसिफिकली अगर गार्ड है ही नहीं तो हर दूसरा बंदा आएगा, डोरबेल मारेगा, सेल्समैन भी आएंगे, सारे आएंगे, ज़्यादा प्रोन है ना कि आपके घर में कोई भी एंटर हो जाए। या किसी देश की हम आर्मी को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो ये पॉसिबल है ना कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ओवरकम कर जाएं। करेक्ट। या आपका बॉर्डर क्रॉस कर लें क्योंकि आपके पास आर्मी ही नहीं है। तो एट
एनी कॉस्ट आपके गट बैक्टीरिया आपको यूटीआई भी दे रहे हैं, आपको गट प्रॉब्लम्स भी दे रहे हैं, और माइग्रेन का भी बहुत बड़ा कारण गट बैक्टीरिया है। अब इसका लिंक कैसे है, इसके अंदर हम जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी पॉडकास्ट, कभी और बात करेंगे। जैसे आपने गट हेल्थ को आपने रिलेट किया यूटीआई से, सो डू यू थिंक द अदर फीमेल प्रॉब्लम्स लाइक फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस में हो जाता है, या पीसीओडी, पीसीओएस, आर दे ऑल्सो रिलेटेड टू गट हेल्थ या हमारा लाइफस्टाइल? 100%। पीसीओएस, पीसीओडी, पहली बात तो बात कर ली, ऑलमोस्ट सेम ही है, भाई बहन है। पीसीओडी डिजीज़ कहते थे, अब सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम माने जो कि बहुत सारी बीमारियां अपने साथ ले आए। पीसीओएस से सारी, खाली आपको पीसीओएस का खतरा नहीं है, पीसीओएस के साथ 10 सिम्टम्स उसके तो हैं, इनग्रोन फेशियल हेयर्स, ठीक है, ओवर ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, ठीक है, आपकी वॉइस में चेंज आना, आपका वेट गेन होना, एक्ने होना, नोड्यूलर, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ तक हो सकती है, और इनफर्टिलिटी तो एक मेन कारण है ही है। हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, एमनोरिया हो सकता है। इन सब के पीछे जो मेन मुख्य कारण है कि पीसीओएस होता क्यों है, वो है हार्मोनल डिजीज़ के कारण, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। अब हार्मोन इम्बैलेंस कैसे होते हैं, अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, अगर आपके पास प्रॉपर फूड गट बायोम्स नहीं है, प्रॉपर फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आपकी सर्केडियन रिदम भी ख़राब होती है, आपको नींद भी सही से नहीं आती है, आपको रात में नींद नहीं आएगी। पीसीओएस वाले बहुत सारी महिलाओं को ख्याल बहुत आएंगे। हमारा गट टू ब्रेन फैक्टर एक होता है जहाँ से हम मानते हैं कि आपका गट डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। तो अगर आपका गट अपसेट है या पेट अपसेट है तो आपको चांसेस हैं कि डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी, ओवर थिंकिंग भी होगी। इसी गट टू ब्रेन बैरियर की वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपरली जो एक्ट करना चाहिए, उसे हार्मोन बनाने के लिए जो सिग्नल्स पहुँचने चाहिए, वो डिसरप्ट होते हैं। कहीं पे साइकिल डिसरप्ट होती है फीमेल्स की, और वहाँ से और साथ में इतने सारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो तो हैं ही हैं। इन सब के चलते बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो और आपको पीसीओएस हो जाए। तो इन सब की शुरुआत आपके पेट से ही होती है। कोई भी लेडी आप ऐसी देखिए जिसका गट बायोम बहुत अच्छा है, जिसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, उसको पीसीओएस नहीं होगा, उसको ओवेरियन सिस्ट नहीं होंगे, उसको फिब्रॉइड्स नहीं होंगे, और उसकी साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसको साइकिल के दौरान पेनफुल महसूस नहीं होगा, क्रैम्प्स नहीं होंगे। मेरे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आती हैं, कहती हैं हमें कुछ भी नहीं है, बस हमें जो मंथली साइकिल है उसमें इतना पेनफुल मेंसेस आते हैं कि हम क्या बताएं, और हमें इतने क्रैम्प्स होते हैं, और वो सोचते हैं कि नॉर्मल है। मेरे कितने पेशेंट्स ठीक हुए हैं इस चीज़ से, उनको पता भी नहीं था कि उनको भी साइलेंट पीसीओएस है। आपका जो साइकिल है एकदम स्मूथ होना चाहिए, आपको कोई पेन सेंसेशन नहीं होना चाहिए। वो 3 दिन 4 दिन आपके लिए बिल्कुल आराम से जाने चाहिए, आपको पता भी नहीं लगना चाहिए, अगर आप हेल्दी हैं तो। मेरे पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं, मैं डाल दूंगा वीडियोस में, आप देखना। एक पेशेंट का तो रिव्यू है कि मैंने 30 साल से कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। मैं सोचती थी कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है मेरी, इतना पेन, बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतने स्मूथली गए कि मेरे को पता ही नहीं कब मेरी साइकिल पास हो गई। वाओ। What suggestions would you give to certain females, या अगर आपको किसी, मतलब I would say कि जितनी भी females पॉडकास्ट देख रही हैं, what suggestions would you give them for their health, for maintaining and living a good healthy life? फर्स्टली बात करते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, ठीक है, आपको पता है आपकी गट बायोम में प्रॉब्लम है, तो आप इसको ये मान लीजिए कि आप इसको खुद रिस्टोर नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, और अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर अच्छा होगा तो वो आपकी बात सुनने से पहले आपकी नाड़ी चेक करेगा, जैसे हमारे पुराने वेद चेक करते थे। हाथ पकड़ेंगे और वो बता देंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं भी खुद करता हूँ हर पेशेंट के साथ। देन दे विल ट्रीट यू। वो आपकी दोषा इम्बैलेंस पे काम करेगा, उसके बाद वो गट रिस्टोर करेगा। जैसे ही आपका गट रिस्टोर होगा आपके सिम्टम्स चले जाएंगे, और वो एक बार रिस्टोर हो जाएगा तो आपको बार बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने गलत खाना खा लिया, आप बाहर चले गए तो हो गया। ये आपकी लाइफ में जो आप करते आ रहे हैं उससे डेवलप हुआ है। एक बार गट रिस्टोर हो जाए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि आयुर्वेद में ही ऐसी दवाएं जो गट के लिए खाना भी हैं, प्रीबायोटिक भी हैं, और गट बैक्टीरिया के लिए एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती हैं और उसको स्टिमुलेट भी करती हैं। तो ऐसी दवाइयाँ सिर्फ आयुर्वेद में है, तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर कहा। तो आप एक प्रोफेशनल से मिलिए, उनसे अपनी जांच करवाइए, उसके बाद अपनी हेल्प कीजिए। एक बार वो गट रिस्टोर हो जाएगा तो आपके सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। बाय द चांस अगर और कुछ रहता है तो वो वैद्य आपको पर्टिकुलरली हेल्प करेगा। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम। आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं,
हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी होंगी। साथ ही साथ सर अनदर थिंग इज कि अगर हम फीमेल की बात करें तो क्या ऐसा भी है कि द फीमेल्स हु आर हाउसवाइफ आर मोर प्रोन टू दीज थिंग्स एज एन फीमेल हु इज वर्किंग? यहाँ पे थोड़ी सी सलाह मेरी डिफरेंट है और वो साइंटिफिक है, ये मेरी अपनी मतलब ओपिनियन नहीं है, बट एनवायरमेंटल स्ट्रेस को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि जो फीमेल्स वर्किंग है वो ज़्यादा प्रॉन है इन इन्फेक्शंस के, इन प्रॉब्लम्स के, और ये PCOS हार्मोनल प्रॉब्लम्स को लेके उनको थायराइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, PCOS होने के ज़्यादा चांसेस हैं, फिब्रॉइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और गट बैक्टीरिया तो खैर सेम ही रहेगा चाहे वो हाउसवाइफ हैं चाहे वो वर्किंग है। अब वर्किंग में कैसे ज़्यादा होता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, बट अभी के लिए मैं बिल्कुल ये साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि जो लेडीज़ वर्किंग हैं उनको ज़्यादा चांसेस है ये प्रॉब्लम्स डेवलप करने के, तो उनको अपना ध्यान खास दौर पे रखना चाहिए। रेगुलर वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ एक आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलके रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए, जो भी मेडिसिन या रेमेडीज़ हैं वो करते रहना चाहिए। अगर वो ये मेंटेन करेंगी तो कोई खतरे की बात नहीं है। अब यहीं पर एक सवाल आता है कि आयुर्वेद में आपको अच्छा डॉक्टर मिलना थोड़ी परेशानी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट आए थे, कहते कि हमें कैसे पहचाने कि डॉक्टर सही इलाज कराए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिक्स्ड ओपिनियन बता रहे हैं। तो ऐसा है, मैं मानता हूँ जो आयुर्वेद में कुछ वैद्य हैं बहुत अच्छे हैं और कुछ जो हैं मिसलीडिंग भी हैं, कुछ आज भी मिसलीड कर रहे हैं, कुछ आज भी स्कैम कर रहे हैं। अब वो आयुर्वेद हो चाहे कोई भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि कोई डॉक्टर है नहीं है, बट हम किसी पर्सन की बात भी नहीं कर रहे हैं, बट हम सिर्फ ये 4 गुण बता सकते हैं कि आप अपने लिए बेस्ट डॉक्टर कैसे चूज़ किए, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो। टू स्पेसिफिक, फर्स्टली आपके डॉक्टर आपको एविडेंस बेस्ड दवा दें, ठीक है, यानी कि जो प्रमाणित है। दूसरा, वो आपको अपनी तरफ से कोई दवा बना के ना दे, कोई पुड़िया में दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मिक्स करके पाउडर दे रहा है डॉक्टर, कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो। आप से नो टू दोस मेडिकेशंस। कोई भी पर्सनल रेमेडीज़ वो आपको दे रहे हैं कि हमारे यहीं बनती है, मैं ही बनाता हूँ, इस दवाई को मेरे से ही मिलेगी, तो वो भी स्कैम है। आपकी दवाई होनी चाहिए जेनरिक, आपकी दवाई होनी चाहिए प्रॉपरली रिटन ऑन प्रिस्क्रिप्शन, आपकी दवाई होनी चाहिए प्रॉपरली अवेलेबल एवरीवेयर। हो सकता है किसी के पास आयुर्वेदिक दवाई ना हो या अच्छे केमिस्ट ना हो उस एरिया में, तो आप चेक करने के लिए जो आपकी दवाई डॉक्टर अगर लिख रहा है और वो नेट पे अवेलेबल है, टाटा 1mg ऐसे जो बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, तो वो दवाई सही है। आपकी एटलीस्ट आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हो दवाई, एटलीस्ट वो जेनरिक हो, उसका नाम प्रॉपरली लिखा हो। तीसरा वो नेट पे अवेलेबल हो अगर शॉप्स पे नहीं है, और वो इजीली एक्सेसिबल हो। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो समझ लीजिए डॉक्टर आपके साथ एकदम जस्टिस कर रहा है, वो वही दवा लिख रहा है जो आपको ज़रूरत है। अपने पास से अगर वो देता है, रेड फ्लैग, नहीं लीजिए। कोई स्पेसिफिक दवा देता है, पेटेंट है, उन्हीं के पास मिलेगी, नेट पे भी नहीं अवेलेबल, रेड फ्लैग मत लीजिए। दवाई लिख कर नहीं देते हैं, मुंह से बताते हैं, रेड फ्लैग मत लीजिए। आपकी बात प्रॉपरली नहीं सुनते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है। अगर ये स्पेसिफिकली टिप आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए, अगर वो आपकी नाड़ी नहीं चेक कर रहे हैं, सिर्फ आपने सिम्टम्स बताया और उन्होंने दवाई लिख दी, तो वो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। क्योंकि जो भी एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो ज़रूर नाड़ी विज्ञान से नाड़ी ज़रूर चेक करेगा और पहले अपना देखेगा, फिर वो दवा लिखेगा। तो बाकी आप अपनी पर्सनल चॉइसेस पे जाइए, गूगल रिव्यूज़ पे जाइए, बट बहुत ज़्यादा गूगल रिव्यूज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आज की डेट में हर चीज़ बायस्ड है। तो ये 4 से 5 गुण हैं जो आप अपने चिकित्सक में देख सकते हैं, अपने डॉक्टर में देख सकते हैं। ऑलराइट, हमेशा एक ये फाइट रहती है कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, व्हाई कांट बोथ ऑफ दीज मेडिसिन्स वर्क टुगेदर और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है कि नहीं? ये सवाल तो मुझे लगता है कि सवाल ही नहीं है। आज की डेट में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो। जितने भी न्यू एज डॉक्टर्स हैं वो सब बहुत प्यार से मिलजुल के साथ में काम कर रहे हैं। उसका नाम भी आ चुका है, हम कहते हैं द इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम। अब तो वो चीज़ ही नहीं रह गई कि कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। हाँ, कोई स्पेसिफिक एरिया ईगो सेंस हो किसी में, कोई 2 डॉक्टर्स कहीं गांव खेड़े में बैठे हैं, कहीं कोई स्पेसिफिक एरिया में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, या फिर कोई ईगो प्रॉब्लम है तो है, बट ऐसे लोग हर जगह होते हैं। बट मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं आजकल और सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। कुछ लोगों की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं, वो हर इंडस्ट्री में होती हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो
मेरे आसपास जितने भी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिस्ट हैं, नेचुरोपैथिक्स हैं, सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं खुद बहुत सम्मान करता हूँ एलोपैथी का, इसलिए मैंने एलोपैथी भी पढ़ा ताकि मुझे पता रहे। और मैं भी अपने पेशेंट्स एलोपैथी डॉक्टर के पास भेजता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, और एलोपैथी डॉक्टर्स मेरे पास पेशेंट भेजते हैं कि डॉक्टर साहब अब आप देखिए। हम लोग मिल के क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इम्प्रूव करना चाहते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी हो या कुछ भी हो। मैं हर वो पैथी का सम्मान करता हूँ जो पेशेंट को उसकी एलिमेंट से, उसके सिम्टम से या उसकी बीमारी से ठीक कर सकती है। फंक्शनल मेडिसिन हम प्रैक्टिस करते हैं, हम आयुर्वेदा करते हैं, एलोपैथी करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, होम्योपैथी करते हैं, हम सब चीज़ों का सम्मान करते हैं। सारी अदर थेरेपीज़ बहुत अच्छी हैं, एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है। अब स्पेसिफिकली पेशेंट को मालूम नहीं रहता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं सारे डॉक्टरों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आपके पास पेशेंट आ रहा है उसको देखिए और जो चीज़ें आप कर सकते हैं करिए, साथ में एक डॉक्टर को जोड़िए, जो भी उनकी अदर हेल्प कर सकते करिए। मैं नेचुरली पेशेंट्स को बताता हूँ, अगर कोई मेरे पास अक्यूट फीवर का पेशेंट आएगा जिसको वायरल फीवर है तो हम उसे भी क्रोसिन खाने को बोलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि ना खाए। बट ठीक है, अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम त्रिभुवन कीर्ति रस से बहुत ईजिली फीवर उतार सकते हैं, और जो कि एविडेंस बेस ही है। तो मेरे हिसाब से तो सब साथ मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो नहीं भी कर रहे वो भी धीरे धीरे जानने लगेंगे। पेशेंट को खुद जागरूक होना पड़ेगा अपने लिए कि डॉक्टर साहब अगर मेरे को इतने टाइम से ये है तो मुझे आयुर्वेदिक लेना है, अगर मैं आयुर्वेदिक ले रहा हूँ तो आप इसके साथ बताइए कि आपकी दवाई क्या ले सकता हूँ। हम क्यों एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं उसके पीछे भी पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है। पेशेंट की एक आदत है, वो जाएगा एलोपैथिक डॉक्टर पे, उनसे पूछेगा आयुर्वेदिक दवाई के बारे में। अब वो पर्सन बहुत स्ट्रांग हैं या वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं, लेकिन उनकी अपनी पैथी में ही हैज़ रेड ऑल द एलोपैथी, ऑल द केमिकल्स। वो बेस्ट बता सकते हैं मुझसे ज़्यादा कि मेरे लिए क्या सही है। अब उनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, आप उनसे पूछेंगे तो वो क्या बताएंगे? दो चीज़ें हैं, या तो वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता, मैम आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछिए, जो कि बहुत से अच्छे डॉक्टर को यही कहना चाहिए एथिकल में। बट कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पर्सनल ओपिनियन जाहिर करेंगे कि मेरे को तो नहीं लगता या नहीं करता। आप उनकी पर्सनल ओपिनियन पे अपनी सोच कैसे बना सकते हैं? सपोज मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे तो मर्सिडीज ड्राइव करने में मज़ा आता है, किसी की पर्सनल ओपिनियन होगा भैया उसे BMW में मज़ा आता है। तो आपको तो अपनी चीज़ देखनी है ना, किसी की पर्सनल ओपिनियन मत लीजिए। आप एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, उनको आप फ़ी दे रहे हैं, उनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे आप उनकी सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, जो वो पेपर पे लिख के दें वो ही स्टेटमेंट सही है। जो वो ख्याल बता रहे हैं अपने या अपनी सोच बता रहे हैं वो आप बिल्कुल मत सुनिए, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि हर इंसान डॉक्टर बनने से पहले एक डिफरेंट व्यक्ति है। उसका एटमॉस्फेयर क्या रहा है, उसके बिलीव्स क्या रहे हैं, वो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनकी पर्सनल लाइफ कैसी भी हो, वो प्रोफेशनली उस ओहदे पे बैठे हैं, सरकार ने उन्हें नियुक्त करा है, वो प्रोफेशनल है। अब उनसे प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए और एलोपैथी डॉक्टर से एलोपैथी के बारे में पूछिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आयुर्वेदा के बारे में पूछिए। आयुर्वेदा डॉक्टर से भी एलोपैथी के बारे में मत पूछिए, क्योंकि उसे भी नहीं पता। हर प्रोफेशनल से उसकी पैथी और उसी के प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड, उसी के प्रोफेशन से रिलेटेड जिस चीज़ के लिए सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है वही चीज़ उनसे पूछिए और पर्चे पे लीजिए और फिर खुद डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है। आपके पास गूगल भी, आपके पास तमाम चीज़ें, आप खुद चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, अब मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, जैसे मेरे फैमिली में एक पेशेंट है जो बीपी से ग्रसित है। जब मैं डॉक्टर नहीं था वो तब से बीपी की गोली खा रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि ये बीपी की गोली रोज़ खाते हैं, नॉर्मल हो जाता है, अगले दिन फिर खाना। तो बीपी ठीक नहीं हो रहा, हम बस एक केमिकल लेके उसको लो डाउन कर रहे हैं। जब मैं आयुर्वेद में आया तो मैंने उस बीपी को ठीक करने की चिकित्सा करी, क्योंकि आयुर्वेद जानना चाहता है कि आपको बीपी हुआ कि उसका रूट कॉज क्या है। तो जब वो रूट कॉज देखता है तो रूट कॉज निकल के आया भैया मनोविज्ञान में दिक्कत है या फिर मानसिक प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से बीपी है। हमने आयुर्वेद में उन्हें स्ट्रेस की दवाई दी और डिटॉक्स कराया पंचकर्मा। जैसी स्ट्रेस की दवाई दी 1 महीने में बीपी नॉर्मल हो गया और स्ट्रेस की दवाई भी बंद हो गई, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग होती नहीं आयुर्वेदा, और जो इतने सालों से एलोपैथी खा रहे थे वो भी बंद हो गई। तो अब आपको ये सोचना है कि आपके परिवार के लिए क्या सही है। एलोपैथी बहुत अच्छा है, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत हो सकती है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। एलोपैथी इज रियली गुड फॉर अक्यूट डिजीजेस। अक्यूट डिजीजेस क्या है? जो कि अचानक होने वाली तकलीफें, छोटी सी, जैसे पेट दर्द होगा बहुत तेज हो गया,
या फिर आपको एकदम अचानक फीवर चढ़ गया रात में या अचानक कफ हो गया, तो उस टाइम आप एलोपैथी ले लीजिए। बट अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ है जो कि क्रॉनिक है, क्रॉनिक माने लंबे चलने वाली डिजीज, हार्मोनल डिजीज, पीसीओएस, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, और माइग्रेन्स हैं, ठीक है, जो लंबे चलते हैं, बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इनकी तमाम दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ती है एलोपैथी में। हमारे पास आइए, आयुर्वेद में खाइए, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट 998 ट्राइग्लिसराइड थे एक पेशेंट के, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं शेयर करूंगा। विद इन 1 मंथ वो 480 हो गए और उसके बाद दवाई भी नहीं खानी पड़ी। अब वो 2 महीने बाद 280 हो गए। तो सोचिए, अगर आप एलोपैथी खा रहे हो तो लाइफ टाइम खाते, हमने 1 महीने में कर दिया वो। इससे ये है कि आयुर्वेदा काम भी स्पीड से करता है और आपको जीवन भर भी नहीं खाना। उसका रूट कॉज था लिवर में दिक्कत थी, लिवर ठीक करा, कोलेस्ट्रॉल अपने आप ठीक हो गया। हमने तो कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई नहीं दी। और हम एलोपैथी में रूट कॉज नहीं देखते, हम बस कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई देते रहते और वो बाहर निकलता रहता। हमने ये देखा कि कोलेस्ट्रॉल की वजह क्या है। कोलेस्ट्रॉल बनाता है लिवर, लिवर में दिक्कत थी तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा था, हमने लिवर को ठीक करा, कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया एक्सेसिबल। बॉडी को समझिए, रूट कॉज पे काम कीजिए। क्रॉनिक डिजीज पे सारी दुनिया आज मानती है कि रूट कॉज पे काम करना जरूरी है, पता तो लगे कि वो प्रॉब्लम हुई क्यों है, तो उसका उपचार भी पॉसिबल है। आप बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको टाइफॉइड है, आप फीवर की गोली खाते रहोगे तो टाइफॉइड ठीक होगा? नहीं। टाइफॉइड की वजह क्या? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन है, वो ठीक होगा तो फीवर अपने आप बंद हो जाएगा। आयुर्वेद में हम सालों से वही तो कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा भ्रांति आती है कि ये डिजीज को ठीक कर पाएगी या नहीं? हम तो रूट कॉज देख रहे हैं, हम तो रूट कॉज को ठीक कर रहे हैं, हम दवा दे रहे हैं, बात खत्म। बीपी का भी रूट कॉज अलग अलग हो सकता है, किसी का स्मोकिंग, किसी का कुछ, किसी का एनवायरमेंटल स्ट्रेस, किसी का हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, किसी का हार्ट वीक है उसको बीपी है। हार्ट वीक के लिए कोई दवा नहीं है हमारे पास। आयुर्वेद में बहुत सी औषधि हैं जो हार्ट को मजबूत करती हैं, स्पेसिफिकली हार्ट मसल को ही स्ट्रांग करती हैं वो, और कहीं काम नहीं करेंगी। तो हार्ट स्ट्रांग हो जाता है तो बीपी ठीक हो जाता है। 180-90 बीपी रहता था एक महिला का, 56 साल उम्र थी, उनका बीपी 130-70 हो गया, वो कोई बीपी की दवा नहीं खाती। एलोपैथी भी छूट गई, आयुर्वेद भी छूट गया विद इन 1 वीक। वाओ, 1 वीक। एक अब जो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, एक पेशेंट है मेरे, डायबिटीज़ 500-600 रहता था, जेनेटिकली डायबिटिक हैं पेशेंट, उनके फादर भी हैं, भाई भी हैं, वाइफ भी हैं, सब हैं, और उनको आयुर्वेदिक दवाई दी हमने स्पेसिफिकली 15 जुलाई को। 16 से उन्होंने शुरू करा, 21 जुलाई को उनका फास्टिंग शुगर आ गया 120, 550 से 120 विद रिपोर्ट्स। और बिल्कुल सारी वो दवाइयाँ थी, बिल्कुल गोलियाँ थी, कोई भी चूरन चटनी नहीं, एकदम गोलियाँ, स्पेसिफिक आयुर्वेदिक टैबलेट्स, प्लांट बेस। उनकी डायबिटीज़ का रूट कॉज ही कुछ और था, वो ठीक करा, डायबिटीज़ अपने आप नॉर्मल हो गई। बॉडी ही तो नहीं, अली बॉडी शुगर को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, वो प्रॉब्लम थी, हमने उसको ठीक करा, वो ठीक हो गई। तो ऐसे ही तमाम तरीके की बीमारियां आयुर्वेद इसीलिए क्योर करने का वादा करता है क्योंकि वो रूट कॉज पे काम करता है। अब फंक्शनल मेडिसिन करके जो एक यूएस में भी बहुत चल रहा है, वो भी क्या करता है, रूट कॉज पे ट्रीटमेंट करते हैं। यही सब मेडिकेशंस है, सब आयुर्वेदिक प्लांट्स ही हैं। ओके, सो इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने बोला रूट कॉज, क्या हमारी मेंटल हेल्थ में बहुत चीज़ों का रूट कॉज होता है? मेंटल हेल्थ भी बहुत चीज़ों का रूट कॉज होता है, 100%। ये तो आपको मुझको पता ही है। अब इसके एग्जाम्पल्स मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। हम जब छोटे होते थे, बचपन में हम हॉरर मूवी देख लेते थे। कभी जब हम हॉरर मूवी देखते थे, आप सबने सोचा कि हमारी भूख एकदम मर जाती थी, बहुत ज़्यादा डरावना हम कुछ देख लेता, हमारा भूख कम हो जाता था या पेट में दिक्कत होने लग जाती थी। तो पहली बात तो जब भी हमारे को मेंटल स्ट्रेस होगा, हमारी भूख बढ़ेगी या भूख घटेगी, ये पहला बॉडी का शॉक मिलता है बॉडी को, जिसमें हमारा कॉर्टिसोल एक्टिव होता है, उसकी वजह से होता है। कॉर्टिसोल तमाम हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, लेप्टिन को करता है, ग्रेनुलिन को करता है, उसकी वजह से या तो भूख बढ़ती है, घटती है। दूसरा, उसी की वजह से हमारे जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और उनका सिक्रीशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो हमें हार्मोनल डिजीज़ तो ऐसे कनेक्ट हो जाती है मेंटल डिजीज़ से, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब शुरुआत दिमाग से होती हैं, लेकिन सारा इनका लेना देना फिजियोलॉजिकल चेंजेस से ही है। सेकेंडली, अगर हमारे को डाइजेशन का प्रॉब्लम भी आएगा, हार्मोनल प्रॉब्लम भी आएगा, तो इसी से रिलेटेड आपके 10 प्रॉब्लम्स और आ जाएंगे, वो सारी आपके दिमाग से शुरू हो सकती है। हाइपरटेंशन भी दिमाग से शुरू होता है, डायबिटीज़ भी दिमाग से शुरू होता है,
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मानसिक, अगर आपको रोग है तो आपको साथ में हो जाएंगी, या मानसिक रोग के कारण वो डेवलप हो जाएंगी, और वाइस वर्सा भी है। ओके थोड़ा सा इस पे भी और पीछे चले तो आजकल मेंटल हेल्थ इतनी डिटोरिएट क्यों हो रही है? आजकल मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, इसके दो कारण हैं। पहली तो मेन चीज़, हमारा गट बायोम हमारे पास नहीं है जो एग्जैक्टली कंट्रोल करता है द हाउ वी फील। जो सेरोटोनिन है उसका बनना सही तरीके से, डोपामीन्स हैं, ठीक है, ये जो एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन्स हैं या जो भी स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं, प्लेजर हार्मोन्स हैं, ये सबका एक सिक्रीशन अमाउंट फिक्स होता है और इनकी एक साइकिल होती है। वो जब नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम होती है, और उन्हीं की कमी से या उनके ज़्यादा होने से हमें ये फ्लैशबैक्स या फिर क्रैशेस मिलते हैं या मूड स्विंग्स मिलते हैं। और मूड स्विंग्स की वजह से, इर्रेगुलर पैटर्न्स की वजह से, ऐसे ऐसे हाई क्रैशेस की वजह से हमें इन हार्मोन्स के कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसके दो कारण हैं इसके डिसरप्ट होने के। पहला गट हेल्थ, दूसरा बैड फूड, तीसरा शुगर क्रैशेस, ठीक है, चौथा आइसोलेशन, और पांचवा जो सबसे मेन है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्टिविटी। पहले के ज़माने में हम कुछ ना कुछ करके एक्टिविटी ज़रूर करते थे, आजकल एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरा पूरा दिन रूम में हैं, काम कर रहे हैं, बट उनके पास चलने का वक्त नहीं है, जाने का वक्त नहीं है। तो जब आप कभी, अब एक्सरसाइज कैसे रिलेट करती है मेंटल हेल्थ को, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होता है, ठीक है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी में बदलता है, सेंसिटिविटी बेटर होती है, आपके शुगर क्रैशेस कम होते हैं, आपका कॉर्टिसोल लो होता है, फिर आपके डोपामीन्स रश होते हैं, डोपामीन्स के बाद आपको सेरोटोनिन बनता है, सेरोटोनिन के बाद आपका ऑक्सीटोसिन बनता है। डोपामीन आपको एक रिलैक्सेंट, एक अचीवेबिलिटी दिलवाता है कि हाँ यू हैव डन समथिंग गुड, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। सेरोटोनिन आपको हैप्पी फील कराता है, सेटिस्फाइड फील कराता है। ऑक्सीटोसिन आपको सेल्फ लव करवाता है, आपको खुशी होती है, आपको खुद से प्रेम होता है, आप वो जो परमानंद की स्थिति है उससे आप जूझते हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज आपको रेगुलर में हेल्प करती है। कभी आपने किसी डांस करते व्यक्ति को सोचा है कि वो कभी उदास होगा, या कोई भी आदमी ऐसा जो कि बहुत परेशान है बट टिल द टाइम ही इज़ डांसिंग और ही इज़ डूइंग समथिंग लाइक दैट। हमारे बहुत सारे घर में भी हमने देखा होगा, हमारे पिताजी या कोई कभी बहुत स्ट्रेस में होंगे, बट कभी वो शादी में या कभी किसी ऐसे इवेंट में जहाँ डांस या कुछ हो रहा है, तो वहाँ वो इतने कैसे उस टाइम के लिए सब कुछ कैसे भूल जाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। और प्लस डांस थेरेपी भी हम देते हैं, ये भी काम करता है ड्रग एडिक्शन में। तो यही उसके पीछे की फिजियोलॉजी है कि हम उन हार्मोन्स को स्पेसिफिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं कि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बने और हमें ठीक रखें। जो बेसिक डेली नीड्स थी उनकी, जैसे डेली नीड्स है इतने वाइटामिन की, इतने हार्मोन्स की, वो भी बननी बंद हो गई क्योंकि हमने चलना फिरना, एक्सरसाइज करना कम कर दिया। ट्रू सर, जैसे आपने मेंशन किया डिटॉक्स के बारे में, तो आज के टाइम में दो तरीके के डिटॉक्स बहुत फेमस है। एक तो हमारा मेंटल डिटॉक्स कि कैसे हम मेंटली अपने आप को अच्छा रख सके, दूसरा हो गया हमारा फिजिकल डिटॉक्स। तो दोनों के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत हमें बताना चाहो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। पहले की बात करते हैं, मेंटल डिटॉक्स की। आयुर्वेदा भी कवर करूंगा, मॉडर्न एक्सपर्ट भी कवर करूंगा, DIP की सॉल्यूशंस भी और आयुर्वेदा की भी। सो पहली चीज़, दिमाग की 3 एनर्जीज मान लीजिए, जिसे हम मानते हैं सात्विक, तामसिक और राजसिक, ठीक है। अब ये 3 एनर्जीज को गवर्न करती हैं हमारे डिज़ायर्स। सात्विक इज़ इम्प्रूवमेंट, सात्विक इज़ कनेक्शन। सात्विक जब ज़्यादा होगा तो आपको कनेक्ट करेगा लोगों से, आपको फील गुड करवाएगा, आपको एम्पैथेटिक बनाएगा, आपको सिंपैथेटिक बनाएगा, आपको थोड़ा सा इमोशनल बनाएगा, ठीक है, सेंसिटिव बनाएगा। तामसिक जब बढ़ेगा तो वो आपको जेलस फील करवाएगा, ज़्यादा कंपटीशन थोड़ा बढ़वाएगा आपके अंदर, ठीक है, लेजीनेस लेके आएगा, गिविंग अप वाले जो थॉट्स होते हैं, सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं, और एनवी थॉट्स, ये सब चीज़ें, लथार्जीनेस, ये सब तामसिक वाला थॉट लेके आएगा, एनर्जी लेके आएगी। राजसिक एनर्जी आपको पोटेंट बनाएगी, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना सकती है, आपको डिज़ायरफुल बना सकती है, आपके डिज़ायर्स बढ़ सकते हैं इस दौरान, आपका जो
जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो बढ़ेंगे, हर तरीके के डिज़ायर्स। आपकी चाहतें बढ़ सकती हैं, आपका अट्रैक्शन जो है, आपके लव अफेयर्स बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, आपका गुस्सा बढ़ेगा। अब ये तीनों एनर्जीज हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। हम जो फीड करते हैं ब्रेन को डेली बेसिस पे, उस पर डिपेंड करता है कौन सी एनर्जी को क्या हम फीड कर रहे हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को एक कॉम्बिनेशन रहना चाहिए लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से ये जो रिजीम है ये एक बैलेंस रहे। इसको अगर मैं आयुर्वेदिक रिजीम बताऊं, ये अभी तक आयुर्वेदा का कंसेप्ट है, तो आपको 5 से 7 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपके 3 बेनिफिट्स हैं। पहला तो राजस, तमस और सत्व, ये तीनों गुण अगर बड़े घटे हैं किसी मोशन में, तो जो मेडिटेशन है वो उसको बिल्कुल थ्रेशोल्ड लगा के बराबर कर देगी। अगर इमेजिन कीजिए, ह्यूमन विजुअलाइज ज़्यादा करते हैं इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये तामस है, ये राजस है, ये सत्व है। इनके 3 प्रपोर्शन अलग हैं। नो मैटर वॉट, कोई भी किसी भी प्रपोर्शन में हो, मेडिटेशन से वो सब एक लाइन खींच के बराबर हो जाते हैं। तो जो ऑलरेडी खराब है वो तो ठीक, हमने मेडिटेशन से कर लिया, प्लस अब ये 5 से 7 मिनट की मेडिटेशन से आपने जब ये नॉर्मल रोज कर लिया, तो आपके जो भी फीडिंग्स हैं, चाहे किसी दिन नेगेटिव फीडिंग्स हो चाहे किसी दिन पॉजिटिव फीडिंग्स हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके मेंटल हेल्थ पे नहीं लेके आते, क्योंकि आप हर रोज़ उसको बैलेंस भी कर रहे हो। अब बात करते हैं, बैलेंस तो हमने कर लिया, ठीक है, हम अगर इसको रिजीम में डाल ले तो कभी किसी को मेंटल डिसऑर्डर होगा ही नहीं। बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सीवियर है, या वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या उसको एक एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, या उसको स्पेसिफिकली अपनी पर्सनैलिटी एनहेंस करनी है, या तो नॉर्मल बात हो गई कि ख्याल कैसे रखें मेंटल हेल्थ का। अब है कि भैया मेरे को हेल्थी तो मैं हूँ, अब मुझे और ज़्यादा बेटर होना है। एक पर्सन है जो स्लिम है, एक पर्सन है जो जिम जाके अच्छी एक फिजिक बना के रखा है, तो स्लिम वाला भी हेल्दी है, वो भी हेल्दी है। बट एक नेक्स्ट लेवल अगर आपको जाना है लाइफ में, मेंटल हेल्थ को लेके फोकस बहुत बढ़ाना है, एजिलिटी बहुत बढ़ानी है, ठीक है, और आपको आसपास के जो मेंटल ट्रॉमाज हैं उनसे बचना है। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? अब आयुर्वेद में थेरेपीज भी हैं नेक्स्ट लेवल जाने की। आयुर्वेद पहले तो आपको ठीक करता है, फिर ठीक व्यक्ति को कहता है कि आप अपने हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए और बेटर हो जाओ, पहले से और बेटर हो जाओ। अगर आप यहाँ पर आए थे तो आप ठीक तो हो गए, अब यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ ताकि ये बीमारी आप तक पहुँच ही ना पाए, ठीक है। हमेशा जो फिजिकल चीज़ें हैं उसमें भी आयुर्वेद यही कहता है कि आपको फीवर हुआ, हमने फीवर ठीक कर दिया, अब इम्यूनिटी बढ़ाओ ताकि वो जो पहला इन्फेक्शन हुआ वो आपको दोबारा फीवर कर ही ना पाए, आप उससे स्ट्रांग हो जाओ, अपनी आर्मी को पहले से बेटर कर लो। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी है। अब अगर आपको अपना अटैचमेंट, अपने रिलेशनशिप से स्ट्रगल हो रहा है, वो सब आप बढ़ाना चाहते हो, अटैचमेंट आपकी अच्छी है, इमोशनल इम्बैलेंस है, अटैचमेंट नहीं है, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सत्व गुण को बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। उससे आपका क्या होगा? गुस्सा शांत होगा, आपकी इमोशनली मोर क्लियर होगे, आप टुवर्ड्स एम्पैथेटिक होगे अपने जो भी सारे परिवारजन हैं उनकी तरफ, और अपने रिलेशनशिप को ओवरऑल अच्छे से बैलेंस करोगे। आपकी जो अलग भावनाएं हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको भी कंट्रोल कर पाओगे, जो आपकी लथार्जीनेस है उसे भी कम कर पाओगे, जो आपका आउट ऑफ फोकस रहने का तरीका है, जो कंसंट्रेशन खत्म हो गया वो भी बढ़ जाएगा। तो इलाज करने के लिए हमें सिर्फ एक ही गुण को बढ़ाना है, दैट इज सत्वगुण। सत्वगुण इन दोनों को, जो इनके साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी बैलेंस करता है, जो इनके गुड इफेक्ट्स हैं उनको भी बढ़ाता है। इलाज करने के लिए हमें सिर्फ एक गुण को बढ़ाना है, दैट इज सत्वगुण, वो सब बैलेंस कर लेगा। और बैलेंस करने के लिए हमें मेडिटेशन करिए जिससे सब क्लियर हो जाएगा। तो अब सत्वगुण को बढ़ाने का तरीका क्या है? सत्वगुण जिस पे फीड करता है वो है आपका ध्यान क्रिया, आपका गुड फूड। सत्वगुण को बढ़ाने के लिए अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 दिन के लिए प्याज, लहसुन और नॉनवेज छोड़ दीजिए, ठीक है, और बॉयल फूड लीजिए, स्पेसिफिकली मूंग दाल लीजिए बॉयल करके, ठीक है। एंड आटा मत लीजिए, मूंग दाल के साथ आप चावल लीजिए, प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, और बहुत सारी सैलेड लीजिए, और बहुत सारा फ्रूट लीजिए, सॉल्ट को कम कर दीजिए, तो आपका सद्गुण बढ़ेगा, आपका मेंटल चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर बात करें कि भाई अब खाने पीने का हो गया, अब हम दूसरी रेमेडीज से कैसे करें, तो आपको सत्वगुण बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा ओम शब्द के ऊपर। छोटी सी एक माला 108 की ले लीजिए, आप ओम 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 करके उस पर मेडिटेट कीजिए। अगर आप एक माला भी डेली करेंगे तो आपका सत्वगुण बढ़ेगा। स्पेसिफिकली सत्वगुण का एक टाइम है जो कि है सुबह 8 बजे से पहले पहले का, तो आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे तक भी आप करेंगे तो आपका सत्वगुण बढ़ेगा। उसके बाद दिक्कत रहेगी आपको। और आपको सत्वगुण बढ़ाने के लिए आपको सनलाइट एक्सपोजर चाहिए, सनलाइट एक्सपोजर लीजिए। आपको
सनलाइट एक्सपोजर चाहिए, हवा का एक्सपोजर चाहिए, ताज़ी हवा का एक्सपोजर चाहिए आपको, मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जो साउंड होती है घंटी की, हम बस उस साउंड के लिए मंदिर जा रहे हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं जाना चाहता, इस चीज़ में ऐड करना चाहता, बट वो जो साउंड है स्पेसिफिकली उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी सत्वगुण बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें आप सत्वगुण बढ़ा सकते हैं और आपका मेंटल क्लियरेंस बढ़ जाएगा। और मेडिटेट कीजिए टू स्टे हेल्दी। फिजिकल डिटॉक्स की तरफ चले अगर फिजिकल डिटॉक्स तो आयुर्वेद हमेशा बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन के रहा है कि आयुर्वेद में हमेशा एक शब्द आता है पंचकर्मा, और सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके, स्पेसिफिकली एलोपैथी और दूसरे डॉक्टर्स की पंचकर्मा है क्या और ये करता क्या। पंचकर्मा एक प्रॉपर ब्रांच है आयुर्वेद में, जो कि ब्रांच ही मेन जो ब्रांच है वो ही मूल केंद्रित है बॉडी को डिटॉक्स करने में। पंचकर्मा में 5 अलग अलग तरीके के मेन डिटॉक्स पैटर्न है जो कि एक स्पेसिफिक आयुर्वेद डॉक्टर ही करवा सकता है आपको, और वो बॉडी का हर एलिमेंट ठीक करने के लिए काफ़ी लाभदायक है। गट बायोम्स में भी हेल्प करता है, बड़े से बड़ी बीमारी में हेल्प करता है। बीपी में भी मैंने उस पेशेंट का पंचकर्मा करा तो उसका बीपी नॉर्मल हो गया। पंचकर्मा इतना पावरफुल डिटॉक्स मेथड है जो कि आपके मतलब बहुत बड़े से बड़े रोग, शुगर तक को लो कर देता है, डायबिटीज़ तक को लो कर देता है। अगर वो प्रॉपरली करा जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी को प्रिवेंट कर सकता है और जो है उसको भी ठीक करने में लाभदायक है। अब बात करते हैं कि डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है। सिर्फ पूरी दुनिया में एक पैथी आयुर्वेद जो कहता है प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। डिजीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद का मेन मतलब यह आयुर और वेद। आयुर माने आपकी आयु, मीन्स आपकी लाइफ, और वेद माने नॉलेज। लाइफ साइंस है आयुर्वेद। ये पहले ये तो कहता है कि अगर आप रोगी हैं, अगर आप बीमार हैं तो आपका इलाज तो हम करेंगे ही, बट जो सही व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बचा के रखना भी आयुर्वेद का काम है। अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं अगर 70-80 साल की भी उम्र में भी स्ट्रांग रहना चाहता हूँ, हेल्दी रहना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ एक पैथी के भरोसे संभव है, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद प्रिवेंट भी करता है बीमारियां, और आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है कि रोगी की चिकित्सा माने बीमार को ठीक करना, और जो स्वस्थ है स्वास्थ्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना मीन्स जो हेल्दी है उसकी हेल्थ की रक्षा करना भी आयुर्वेद का काम है। तो यहीं पे डिटॉक्स आते हैं उन लोगों के लिए जो हेल्दी हैं। वो अगर टाइम टू टाइम करेंगे तो उनको बड़े से बड़ी बीमारी होने का खतरा नहीं है, माइग्रेन ये सब बीमारियां भी होने का खतरा नहीं है डिटॉक्स से, और जो ऑलरेडी ग्रसित है उनके लिए तो हेल्पफुल है ही है। बाकी डिटॉक्स कैसे किया जाता है वो पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर है, वो आपको इस पर एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ है, बट आपको अगर ज़रूरत है तो आप जाइए आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए। पंचकर्मा सेंटर्स हैं उनमें आप जाइए। अगेन आई वुड इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करूंगी कि क्या मेल और फीमेल के लिए अलग अलग डिटॉक्स मेथड्स होते हैं या एक से ही दोनों को अच्छा डिटॉक्स मिल सकता है? स्पेसिफिकली ये जो डिटॉक्स मेथड है ये मेल फीमेल दोनों पे उतना ही अच्छा काम करते हैं। हाँ, ये स्पेसिफिकली आपकी बीमारी से या आपकी प्रॉब्लम से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आपको कौन से डिटॉक्स पे जाना चाहिए। जैसे एक्ने है, नोड्यूलर एक्ने, आप दिखा थक गए बहुत डॉक्टर्स को, क्रीम्स से थक गए, सब चीज़ों से थक गए। अब आप एक बार आयुर्वेद ट्राई कीजिए, एक बार पंचकर्मा ट्राई कीजिए, एक बार जो मेन रूट कॉज है उसके लिए विरेचन ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। विरेचन अगर आप कराएंगे वो एक पार्ट ऑफ पंचकर्मा है। तो मैंने ऐसे देखा है कि एक्ने से भरा हुआ था चेहरा और एक्ने आने ही बंद हो गए। वाओ। मैं खुद भी डिटॉक्स करता हूँ आयुर्वेद का वंस अ मंथ, डिफरेंट दोषास के लिए। ऋतु चेंज होती है, सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज होने पे कई लोगों को जुकाम क्यों होता है? टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं। अगर आप सीजनल आयुर्वेद को कराएंगे 12 महीने में 12 डिटॉक्स, तो आपको जब जुकाम होने वाला, जैसे अब जो शीत ऋतु जा रही है, अब बसंत ऋतु आने वाली है, जो भी मौसम चेंज होने वाला है सपोजिंगली, अभी की सब्जेक्टिव बात ना करते हैं, तो हमारी बॉडी को उसके लिए रेडी करना पंचकर्मा का काम है। और जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जैसे कई लोगों को सर्दी आते ही जुकाम शुरू हो जाता है, तो वो टॉक्सिन्स बिल्डअप गर्मी से हो रहे हैं, सर्दी में आके वो एकदम विकृत हो जाते हैं, बिल्कुल विकसित हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर उसको टाइम पे डिटॉक्स करा जाए तो उनको जुकाम नहीं होगा। करेक्ट। जो कि मैं खुद पर्सनली भी करते आया हूँ, चीज़ों को देखते आया हूँ। अब मुझे सॉर थ्रोट नहीं होता, अब मुझे एलर्जीज नहीं होती। ओके।
ऑलराइट सर, तो मेरी जो ऑडियंस है उसमें फीमेल्स बहुत सारी हैं, तो और कंटिन्यूसली कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमारे पास हमेशा आते हैं फीमेल हेल्थ को लेकर। उसमें सबसे नंबर 1 इशू ज़्यादातर लोअर बैक एक्स का रहता है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस का रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का रहता है, गठियों की प्रॉब्लम होती है। तो क्या इनके लिए आयुर्वेद क्या कर सकता है और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सो एक एक करके चलते हैं, बहुत बुलेट वर्ड्स में। पहली चीज़, हमें जो आपने कहा बहुत सही है, ये फीमेल ओरिएंटेड डिजीजेस क्यों हैं? क्योंकि फीमेल्स को होने का ज़्यादा खतरा है। और ये कब होती हैं? जब आप मेनोपॉजल एज हिट करते हो तो आपकी बॉडी में एक चेंजेस आता है जहाँ पे आपकी साइकिल बंद होती है। एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण आपकी बॉडी कैल्शियम छोड़ने लगती है, जो कि कैल्शियम लॉस होता है, बोन मिनरल डेंसिटी लॉस होता है। तो जब बोन मिनरल डेंसिटी लॉस होता है तो उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों का पतला हो जाना और कमज़ोर हो जाना। और उसी उम्र में हमें गठिया भी होने के चांसेस होते हैं, और उसी उम्र में हमें उन्हीं बीमारियों के चलते तमाम दर्द आते हैं, सर्वाइकल आता है, लोअर बैक पेन आता है। तो अब आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आयुर्वेद में स्पेसिफिकली ऐसी दवाएं हैं जो आपकी हड्डी की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और बहुत ईजीली वो पॉसिबल है और उसको रोका जा सकता है। क्योंकि हमेशा विमेन के शरीर के 3 इन्वॉल्विंग पार्ट होते हैं। पहला, जब वो प्यूबर्टिक एज हिट करती है तो उसकी बॉडी चेंज होती है। फिर जब वो प्रेगनेंसी हिट करती है तो उसकी बॉडी चेंज होती है। फिर जब वो पोस्ट मेनोपॉजल एज में जाती है तो उसकी बॉडी चेंज होती है। आप इन तीनों लाइफ के जो टर्म्स हैं उसमें एक आयुर्वेद वैद्य के पास जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान हेयर लॉस होता है, बोन लॉस होता है, तो पुराने ज़माने में महिलाएं क्या करती थी? गोंद के लड्डू देती थी जिससे कि हड्डियां कमज़ोर ना हो। अब वो लड्डू खाने बंद हो गए, हाई कैलोरी हैं, डॉक्टर मना कर देता है। बट किसी ने ये नहीं देखा कि वो लड्डू के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है गोंद, उसका मेन कारण क्या है? गोंद बोन डेंसिटी बढ़ाता है। गोंद एंटी इन्फ्लामेटरी है, आपकी हड्डियों के पास जो सूजन आती है उसको कम करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। वो औषधि के दौर पे दिया जाता था, ना कि आपको टेस्ट के लिए दिया जा रहा है। तो वो कोई स्वीडिश या फूड नहीं, वो एक औषधि थी। और गोंद वही पेड़ों से मिला है हमें, और उसी गोंद से और पोटेंट दवाइयाँ बनती हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो कि बोन मिनरल डेंसिटी जब ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा होता है तो उसके इलाज में हम आज भी देते हैं। तो अब अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल एज या मेनोपॉजल हिट करने वाली हैं तो उससे पहले आप आयुर्वेदा डॉक्टर के पास आइए, अपना प्रॉपर इलाज शुरू कीजिए हड्डी झड़ने का, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जिससे कि आपको जो बोन लॉस होना है उसको हम पहले ही रोक पाएँ। तो आपको फ्यूचर में जो घुटने घिसने का दर्द है या फिर जो कमर का दर्द है या फिर जो हड्डियां कमजोरी हैं उसको रोक पाएं, ऑस्टियोपोरोसिस से फाइट कर पाएं। इंडियंस में ऑस्टियोपोरोसिस कभी होता नहीं था क्योंकि गांव खेड़े में हम ये सब चीज़ें लेते थे। ये बीमारियां तो बाहर से आई हैं, फिनलैंड में लेडीज़ को होता है ये, क्यों? सन एक्सपोजर नहीं है और ऐसी चीज़ें नहीं है। तो इससे आप फाइट कर सकते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा बिना साइड इफ़ेक्ट के। और बाकी चीज़ें रही कि अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे बैक पेन या सर्वाइकल होने के जो चांसेस हैं, ये फीमेल्स को ज़्यादा हैं, क्योंकि सर्वाइकल तब होता है जब आपका पोस्चर स्पाइन का ठीक नहीं होता। तो आयुर्वेद बहुत ध्यान देता है पोस्चर पे, जिसको कि हम मेरु चिकित्सा भी कहते हैं। मेरु माने रीढ़ की हड्डी और उसकी चिकित्सा, उसके पोस्चर को करेक्ट करना, वो विदाउट मेडिसिन भी हम लोग करते हैं और विदाउट एक्सरसाइज करते हैं हमारे क्लिनिक्स में। अब क्यों पोस्चर खराब होता है? ड्यू टू हैवी ब्रेस्ट, आपका जो लैगिंग है, पीछे के जो मसल्स हैं बैक मसल वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, चेस्ट मसल्स, पेक्टोरियल मसल्स हार्ड हो जाते हैं और आपकी शोल्डर्स आगे को मूव हो जाते हैं। उस वजह से हैवी चेस्ट के कारण आपकी बॉडी पूरी टर्न हो जाती है, सी से स्पाइन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके सर्वाइकल में जो गैप्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होते, वहाँ पे स्लिप डिस्क होने का भी खतरा है। और इन्फ्लामेशन जो होती है मसल की, यहाँ से लेकर सारी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, वहाँ से आपको सर्वाइकल शुरू हो जाता है। हम आयुर्वेद में हड्डी को उसकी सही जगह पे लेकर के आते हैं थ्रू आयुर्वेदिक थेरेपी, आयुर्वेदिक बोन सेटलिंग विदाउट एनी मेडिकेशन। तो जब वो अपनी जगह पे आती है तो मसल वापसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपका पोस्चर अलाइन हो जाता है। जब पोस्चर अलाइन हो जाता है तो आपकी दर्द चली जाती है। और सेम ड्यू टू लॉट ऑफ विमेन हैव दिस लॉर्डोसिस, उसकी हम फोटोज डाल देंगे, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो वो लॉर्डोसिस के कारण आपको लोअर बैक पेन जल्दी हो जाता है। वो लॉर्डोसिस का ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में वैसे ही पॉसिबल है, जस्ट वन गो में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ये नहीं कि इसकी सालों दवाई खानी है। एक ही बार आप आयुर्वेद चिकित्सक पे जाएंगे जो अस्थि विज्ञान के ऊपर काम करता है या अस्थि पोषक के ऊपर काम करता है, माने कि हड्डियों की बीमारी, हड्डियों को पोषक बीमारी पे
एडजस्टमेंट के ऊपर काम करता है आयुर्वेदिक बोन सेटलिंग एडजस्टमेंट, तो वहाँ पर ये लॉर्डोसिस भी करेक्ट हो जाए। सो लॉर्डोसिस के साथ ही एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं sciatica पेन, कि मेरी पेन रिवाइव कर रही है, मेरी पेन ट्रैवल कर रही है लोअर लिम्ब की तरफ, टांगों की तरफ, थाइस की तरफ। तो वो भी मेनली लेडीज़ में लॉर्डोसिस पॉस्चर ख़राब होने के कारण ही है। हम उनका पॉस्चर करेक्ट करते हैं, नर्व इम्पिंजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, नर्व वहाँ से ब्लॉकेज ओपन हो जाती है, कोई दवा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, एक बार में ख़त्म और नर्व में जो पेन है वो ख़त्म। सो हमने इसी तरीके से सारा कोशिश करा है कि आयुर्वेद को प्रॉपरली आयुर्वेद को प्रॉपरली हम प्रमोट करें, उसके जो इलाज हैं उसको मॉडर्न साइंस से जोड़ें, सारी चीज़ें मॉडर्नाइज करके हमने बताई हैं, बहुत इजीली अवेलेबल कराया है। ये सारे जो चमत्कारी इलाज हैं ये सब हमने मॉडर्न साइंस के थ्रू मॉडर्नाइज करके आज की डेट में बहुत इजीली अपने क्लिनिक्स पे प्रोवाइड करें। हम आपको बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाते हैं, प्रॉपरली आपको आपका पोस्चर ठीक करते हैं। ये सब पॉसिबल है आयुर्वेद के साथ और वन गो में पॉसिबल है। तो प्रॉपर विमेंस के लिए एक सेंटर है जहाँ पे हर बीमारी का उनकी रिलेटिवली इलाज बहुत तरीके से करा जाता है, क्योंकि अगर घर की विमेन ही ठीक नहीं है तो घर ही नहीं चल सकता, क्योंकि एक आदमी के बीमार होने से वो सिर्फ एक आदमी होता है, एक औरत के बीमार होने से पूरा घर खराब होता है। Very true. हम अपने मदर्स को कभी भी बीमार नहीं देखना चाहते, अपने सिस्टर्स को बीमार नहीं देखना चाहते। वही एक आइडियोलॉजी थी, मैं अपनी मदर को कभी बीमार नहीं देख सकता, कभी पेन से स्ट्रगल करते नहीं देख सकता। तो जब मैं छोटा था मैं जाता था बहुत डॉक्टरों के पास, मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलते थे। सब बोलते थे एज है, माई मदर इज़ ओल्ड, थोड़ी सी ओल्ड है वो, मैं लेट चाइल्ड हूँ, तो सब बोलते थे एज के दौरान है, एज की वजह से। वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता था कि क्या एज इज सब्जेक्टिव, एज से नहीं हो सकती चीज़ें। तो वहाँ से मैंने ये शुरू करा था कि मैं पूरा प्रॉपरली जो एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपरली विमेन हेल्थ के ऊपर टारगेट करके उनको हर तरीके से ठीक करूंगा, क्योंकि जनरली फीमेल्स अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देती। बिल्कुल, वेरी ट्रू एक्चुअली। एंड दिस पॉडकास्ट वाज वेरी वेरी माइंड ओपनर फॉर फीमेल्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे को पता चला कि कैसे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हम डेली लाइफ में इग्नोर करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को कितना डिटोरिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। Well, thank you so much. It was amazing being in conversation with you, and I am very sure कि हमारी audience बहुत सारे questions अभी भी लेकर बैठी होगी जो आपसे पूछना चाहती होगी। So आप लोग comments में questions लिखिए, साथ ही साथ सर की डिटेल्स आप उनसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें तो कमेंट में बताइए कि मैं फिर से डॉक्टर शुभम को हमारे पॉडकास्ट पर लेकर आऊँ and we can discuss a lot more. Thank you so much. It was wonderful. How was your experience here? My experience is really good with you and with your audience. मुझे सच में पहली ये पॉडकास्ट है जिसमें इतना अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं क्लिनिक में बैठ के पेशेंट की हेल्प कर पाता था और उनकी लाइफ में एक प्रॉपरली एक चेंज ला पाता था, जिसके लिए मुझे मज़ा आता था कि हाँ आई हैव डन समथिंग गुड फॉर देम, या मैं उनके काम आ पाया। तो वही मुझे आज फीलिंग आ रही है। पहली बार ये फीलिंग मुझे क्लिनिक से बाहर आ रही है, एंड ये आपके बिना नहीं हो सकता था। सो आई एम रियली हेल्पफुल, रियली थैंकफुल टू यू। एंड मैं सोचूंगा और मैं यही कहना चाहूँगा एक चीज़ फिर से कि ये आप कोई भी फीमेल्स जो भी बाहर हैं, हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, कैसे भी हैं, कहीं से भी हैं, किसी चीज़ को ना सोचिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। क्योंकि एज अ मेल आई कैन से आप शायद अपनी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देती हैं, बट आपके जीवन में जो भी आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, बेटे हैं या फादर हैं, वो सब यही चाहते हैं कि आप ध्यान दें। कहीं ना कहीं हम लोग दुनियादारी में या चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम वो छोटी मोटी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे मदर्स की, फीमेल्स की, वाइफ्स की। बट आप हमारे पास आइए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। वी आर देयर फॉर यू। कोई भी तरीके की मुझसे हेल्प हो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम से कीजिए, यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमारी हेल्थ टिप्स मिलती रहेंगी। कोई मेरे द्वारा आप कुछ जानना चाहते हैं, मैं किसी चीज़ में और टॉपिक में आपकी हेल्प करूं, या कोई स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम जिस पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं, तो आप बताइए। वी विल लव टू हेल्प यू आउट। डेफिनेटली अमेजिंग। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है डॉक्टर्स तो हमारे बारे में सोचते ही नहीं हो, तो कुछ भी लिख के देते हैं, बट जब हमारे को ऐसी सोच पता चलती है इंटरनली यू फील वेरी हैप्पी दैट यू आर कनेक्टेड एंड डॉक्टर्स लाइक हिम एग्जिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो चाहती हूँ आप लोग भर भर के कमेंट्स करो, शेयर करो। प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद एवरी फीमेल अराउंड यू। आपकी दोस्त हो, आपकी मम्मी हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, प्लीज शेयर इट विद एवरीवन, ऑल द फीमेल्स आउट देयर, इवन योर मेल फ्रेंड्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी एक्चुअली में जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में। एंड सर से तो आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स भर भर के कीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट हिम बैक ऑन माई शो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट।